गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में हमने व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से व्यवहारवादी क्रांति ने जो है राजनीति विज्ञान में एक नई शुरुआत जो शुरू की और अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने पर बल दिया गया। इसी प्रकार से व्यवहारवादी क्रांति का अगला चरण उत्तर व्यवहारवाद है और उत्तर व्यवहारवाद ने किस प्रकार से कर्म और प्रासंगिकता का नारा देकर जो है वह राजनीति विज्ञान में जो परिवर्तन किया और अध्ययन में एक नई शुरुआत जो है वह उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के द्वारा हुई और उसने मूल्यों को महत्व देकर जो सामाजिक परिवर्तन की बात की कि किस प्रकार से अध्ययन में मूल्यों को स्थान देकर हम सामाजिक परिवर्तन जो है उस प्रकार से उसने इन आवश्यकताओं पर बल दिया। लेकिन आज जो है हमने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के बाद में आपका जो अगला टॉपिक है वो है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। जैसा कि नाम से ही आपको मालूम होगा कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम का मतलब है, अंतर का मतलब आंतरिक संबंध और अनुशासन का मतलब विषय, जो कि अलग अलग विषयों में ये आंतरिक संबंध की बात करता है। अंतर अनुशासनात्मक उपागम का मतलब है कि अंतर का मतलब आंतरिक संबंध और अनुशासन का मतलब कोई भी विषय, समाज विज्ञान के जो भी विषय हैं, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास। तो ये जो अंतर अनुशासनात्मक उपागम है वो एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विभिन्न विषयों में आपसी संबंध की बात करता है कि समाज विज्ञान के विषय अलग अलग हैं, जैसे कि इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र। इन विषयों में जो है आपसी संबंध क्या है पाया जाता है, क्योंकि हम यह देखते हैं कि इतिहास जो है वो दर्शन शास्त्र से भी कुछ विशेषताएं लेता है। इसी प्रकार से जो राजनीति विज्ञान है वो इतिहास से भी विशेषताएं ग्रहण कर सकता है, जैसे कि समय, परिस्थिति जो होती है, आवश्यकता के अनुसार जो विचारक हैं, जो शोधकर्ता हैं और जो सिद्धांत निर्माता हैं, जो सिद्धांत बनाते हैं, वो विचारक अपने समय के अनुसार उन्हें जो अपने समय में जो तत्कालीन परिस्थितियां उन्हें प्रभावित करती हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनसे प्रभावित होते हुए वो अपने अध्ययन में किन किन चीजों को शामिल करते हैं अपनी युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए। तो वो जो है वो उन पर निर्भर करता है कि वो क्या महसूस करते हैं। तो इस प्रकार समाज विज्ञान के जो सभी विषय हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस जुड़ाव का कारण ये है कि एक विषय दूसरे विषय से जो भी विशेषताएं लेता है, ग्रहण करता है, उन विशेषताओं के आधार पर उसमें सिद्धांत निर्मित होते हैं और सिद्धांत निर्मित होने के बाद में वो उस विषय की महत्वपूर्ण विशेषताएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब है अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो कि समाज विज्ञान के सभी विषयों में आंतरिक संबंध की बात करता है। तो देखिए, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से हमारा मतलब है अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों के आंतरिक संबंध के ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों के आंतरिक संबंध के लक्षणों पर बल देता है। तो देखिए, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब है अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो कि विभिन्न विषयों के आंतरिक संबंध के लक्षणों पर बल देता है, अर्थात विभिन्न विषयों में
यह विभिन्न विषयों में आपसी सहसंबंध पर बल देता है। तो देखिए, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से मतलब आपके परीक्षाओं में हमेशा 2 नंबर का प्रश्न आता है कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, यह अंतर शास्त्रीय उपागम की परिभाषा बताइए। तो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से हमारा तात्पर्य है कि अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंध के लक्षणों पर बल देता है, अर्थात विभिन्न विषयों में आपसी सहसंबंध पर बल देता है, आपसी जुड़ाव की बात करता है कि समाज विज्ञान के जो अलग अलग विषय हैं, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, तो ये विषय क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये विषयों के आपसी जुड़ाव की बात करता है कि एक विषय दूसरे विषय से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार विभिन्न विषयों के आंतरिक संबंध के लक्षणों पर बल देता है और इसके साथ साथ ही यह आपसी सहसंबंध की बात भी करता है। तो देखिए, इसका हम एक नाम और इसे जानते हैं, अंतर विषयक अंतर विषयक उपागम या अंतर शास्त्रीय तो इस उपागम को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, अंतर विषयक उपागम या अंतर शास्त्रीय उपागम। इस विषय के अन्य नाम भी हैं, अंतर शास्त्रीय उपागम या अंतर विषयक उपागम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो देखिए, ये जो विषय जो हैं, समाज विज्ञान के विभिन्न विषय हैं, इन विषयों में आपसी जुड़ाव की बात करता है, आपसी सहसंबंध की बात करता है कि समाज विज्ञान के जो विभिन्न विषय हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार एक विषय दूसरे विषय से विशेषताएं ग्रहण कर लेता है। वो लक्षण एक दूसरे से उनमें जो होता है वो एक दूसरे से आपसी जो भी विशेषताएं हैं वो ले लेते हैं, जो भी ग्रहण करने योग्य विशेषताएं हैं, जो भी विचारक हुए हैं और जो सिद्धांत निर्माता हैं, उन्हें अपनी युगीन परिस्थितियों के अनुसार महसूस हुए आवश्यकता कि हमें एक विषय से दूसरे विषय से जो भी विशेषताएं लेनी है, तो ये विशेषताएं सिद्धांत निर्माता लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक विषय दूसरे विषय के साथ में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कि विभिन्न विषयों में आपसी जुड़ाव की बात करता है, आपसी सहसंबंध की बात करता है, आंतरिक संबंध के लक्षणों पर क्या है, ये बल देता है। तो हम अंतर विषयक उपागम और इसे अंतर शास्त्रीय उपागम भी कहते हैं। ये अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें एक विषय का जो जुड़ाव है दूसरे विषय के साथ में होता है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान में भी हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं और राजनीति विज्ञान में भी अंतर शास्त्रीय उपागम को मुख्य रूप से अपनाया गया है। जैसे कि मैकियावेली का जब हम चिंतन पढ़ते हैं तो मैकियावेली ने भी इतिहास से जो है अपनी विशेषताओं को लिया है और उसने अपने समय में जो यथार्थवादी चित्रण, जब हमने मैकियावेली पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था कि आपके मैकियावेली 3rd ईयर में है, लेकिन मैकियावेली के बारे में जैसा कि आपने पहले जाना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि मैकियावेली एक ऐसा विचारक है जो कि अपना चिंतन यथार्थवाद पर आधारित करता है और
उसके चिंतन में हमें यथार्थवाद की जो है स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देती है, क्योंकि वो अपने सिद्धांतों को आदर्श और नैतिकता से परे हटके तथ्यों पर आधारित और वास्तविकता पर आधारित अपने अध्ययन को क्या है, सिद्धांतों को निर्मित करता है। तो उसके चिंतन में हमें यथार्थवाद की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है कि वो केवल आदर्श और नैतिकता पर ही अपने सिद्धांतों को नहीं बनाता, वो वास्तविकता पर अपने सिद्धांतों को खरा उतारता है और यथार्थवाद अर्थात यथार्थ स्थिति का अपने सिद्धांतों में वह अपने सिद्धांतों को बनाता है। तो मैकियावेली ने इतिहास से अपने विशेषताओं को लिया और इतिहास के आधार पर उसने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि मैकियावेली को हम एक यथार्थवादी विचारक मानते हैं, क्योंकि उसके चिंतन में हमें वास्तविकता की स्पष्ट रूप से हमें छाप दिखाई देती है और उसने अपने सिद्धांतों का जो निर्माण किया वो इतिहास के आधार पर ही किया। इसी प्रकार हम राजनीति विज्ञान में हॉब्स के बारे में पढ़ते हैं कि हॉब्स भी एक ऐसा विचारक है जिसने ज्यामिति, गणित, तर्कशास्त्र से जो है अपने विषय में इन सब विशेषताओं को इन विषयों से लिया है। जैसे कि उसने अपनी हॉब्स ने गणित और ज्यामिति को महत्वपूर्ण अपने अध्ययन में उसने प्रमुख रूप से स्थान दिया और अपने सिद्धांतों का उसने जो निर्माण किया वो गणित और ज्यामिति के आधार पर उसने अपने सिद्धांत बनाए। तो हॉब्स भी एक ऐसा विचारक है जिसने अन्य विषयों से जो है अपनी मुख्य विशेषताएं लेकर अपने सिद्धांतों का महत्वपूर्ण रूप से उसने प्रतिपादन किया और अपने सिद्धांतों को बनाया। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में अंतःशास्त्रीय उपागम जो है हम इस देखते हैं। इस प्रकार समाज विज्ञान के जो भी अन्य विषय हैं, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, तो ये जो अन्य विषय है वो भी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे की विशेषताओं को, लक्षणों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम जो है वह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कि विभिन्न विषयों में आपसी संबंध, आंतरिक संबंध की बात करता है कि एक विषय दूसरे विषय के साथ में जुड़ा हुआ है। तो देखिए हम इसके आगे हम देखते हैं कि इसकी आधारभूत मान्यताएं और लक्षण क्या हैं इस उपागम की। तो देखिए अब हम अंतर अनुशासनात्मक उपागम की आधारभूत मान्यताएं, विशेषताएं और लक्षणों के बारे में देखते हैं कि इस उपागम की आधारभूत मान्यताएं और लक्षण क्या है। तो देखिए आधारभूत मान्यताएं, आधारभूत मान्यताएं एवं लक्षण। तो देखिए अंतःशास्त्रीय उपागम की आधारभूत मान्यताएं एवं लक्षणों की हम बात करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं। तो इसमें पहला बिंदु हम ये लेते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की मूल इकाई, पहला इसका मान्यताओं का पॉइंट है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की मूल इकाई स्वयं व्यक्ति है। मूल इकाई स्वयं व्यक्ति है और व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार और व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार अध्ययन का केंद्र
बिंदु है। तो देखिए, अंतर अनुशासनात्मक उपागम की आधारभूत मान्यताएं, जब लक्षण की बात हम करते हैं तो पहली इसकी विशेषता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की मूल इकाई क्या है? स्वयं व्यक्ति है। जैसा कि हमने व्यवहारवादी उपागम में पढ़ा था कि व्यवहारवादी उपागम में हम मानते हैं कि व्यक्ति जो है वह अध्ययन की केंद्र धुरी है और व्यक्ति के चारों ओर ही अध्ययन जो है वह घूमता है। इस प्रकार व्यक्ति जो है मुख्य इकाई है और अध्ययन उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो इस प्रकार ये उपागम भी ये मानता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की मूल इकाई क्या है? स्वयं व्यक्ति है और जो व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है वो क्या है? अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो इस प्रकार से हमने व्यवहारवादी उपागम में माना था कि व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है मुख्य रूप से अध्ययन की मुख्य इकाई है और व्यवहारवाद में हमने व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन का केंद्र बिंदु माना था। तो ये उपागम भी व्यक्ति को ही मूल इकाई मानता है अध्ययन की और व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को क्या मानता है? अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है। अगली विशेषता है कि व्यक्ति का ये मानता है कि व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार केवल राजनीतिक वातावरण से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक परिस्थितियां भी अध्ययन को प्रभावित करती हैं। तो देखिए, पहली विशेषता हमने ये पढ़ी कि व्यक्ति जो है वो अध्ययन की मूल इकाई है और व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार अध्ययन का केंद्र बिंदु है। जैसा कि हमने व्यवहारवादी उपागम में पढ़ा था, उसी प्रकार से अध्ययन की मूल इकाई स्वयं व्यक्ति है और उसका जो राजनीतिक व्यवहार है वो मुख्य रूप से अध्ययन का केंद्र बिंदु है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है, दूसरी विशेषता है, व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार केवल राजनीतिक वातावरण से ही प्रभावित नहीं होता। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने के लिए जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है वो भी प्रमुख रूप से जो है महत्वपूर्ण उत्तरदायी होती है, वो भी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है। तो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को केवल राजनीतिक परिस्थितियां और राजनीतिक वातावरण ही प्रभावित नहीं करता, उसके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी होता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक वातावरण के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं वो भी महत्वपूर्ण नियामक होती हैं व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए। अगला है इसका पॉइंट, व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन करना
अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। ये उपागम ये मानता है कि व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन जो है वह अध्ययन बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और संपूर्ण सामाजिक जीवन का सूक्ष्म यथार्थ अध्ययन किसी भी एक विषय के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने में अन्य विषयों का महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार से राजनीति है, धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, केवल व्यक्ति के जीवन को एक ही विषय पूरी तरह से प्रभावित नहीं करता, अन्य विषय भी उसको प्रभावित करते हैं और एक विषय के आधार पर हम व्यक्ति के सामाजिक जीवन का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन करना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, जो कि किसी भी एक विषय के द्वारा जो है वह नहीं हो सकता। अगला पॉइंट देखिए, व्यक्ति का सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल एवं बहुआयामी है। अगला इसका मानना है व्यक्ति का सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल एवं व्यक्ति का सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल एवं बहुआयामी है। तो देखिए, व्यक्ति के सामाजिक जीवन के अध्ययन की बात करें में अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। इसी प्रकार से इसका जो जीवन है, व्यक्ति का सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। व्यक्ति के जीवन अर्थात व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने में केवल राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीतिक वातावरण ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका नहीं अदा करता, उसके साथ साथ ही व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं वो भी पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। तो ये व्यक्ति के सामाजिक जीवन को अत्यंत जटिल मानता है और एक बहुआयामी उसे मानता है कि व्यक्ति का जीवन केवल एक आयाम पर ही आधारित नहीं होता। व्यक्ति के जीवन में मल्टी डायमेंशंस होते हैं और व्यक्ति का जीवन केवल एक ही पक्ष से प्रभावित नहीं होता, उसके जीवन के अन्य पक्ष हैं सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। तो ये अन्य पक्ष भी जो हैं वो उसके व्यवहार को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते केवल राजनीतिक जो वातावरण है वो राजनीतिक वातावरण उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। उसका जो सामाजिक जीवन है एक बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशंस है। तो इसको प्रभावित करने में अन्य जो परिस्थितियां हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने में राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ ही सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वातावरण में क्या करता है, इसे महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है, ये बात करता है कि सभी सामाजिक विज्ञानों में आंतरिक घनिष्ठता अथवा सह संबंध पाया जाता है। देखिए, पांचवी विशेषता है
कि सभी सामाजिक विज्ञानों में आंतरिक घनिष्ठता अथवा सह संबंध पाया जाता है, क्योंकि ये एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध की बात करता है, और इस प्रकार जो एक विषय का दूसरे विषय के साथ में आंतरिक संबंध है, क्योंकि एक विषय दूसरे विषय के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से हम समाज विज्ञान के जो विषय हैं उन विषयों का अलग अलग करके हम उनको नहीं उनका अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें एकीकृत और समग्र रूप से उनका अध्ययन किया जा सकता है। उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन के अन्य पक्ष हैं, क्योंकि व्यक्ति का जीवन एक बहुआयामी प्रक्रिया है, और इस बहुआयामी उसके पक्ष में कई सारे उसके जीवन के पक्ष हैं। एक ही पक्ष नहीं है, केवल राजनीतिक पक्ष ही नहीं है। व्यक्ति के जीवन के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ये विभिन्न पहलू हैं। तो हम जब तक इनको नहीं समझेंगे तब तक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित होता है हम उसको नहीं समझ सकते। तो ये बात करता है कि सभी सामाजिक विज्ञानों में आंतरिक घनिष्ठता और आंतरिक संबंध पाया जाता है, अर्थात एक विषय का दूसरे विषय के साथ में सह संबंध की बात करता है, जो कि इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला इसका पॉइंट है व्यवहारवादियों अगला पॉइंट हम देखते हैं अगला पॉइंट है व्यवहारवादियों का मत है, व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीति विज्ञान सहित सभी समाज विज्ञानों का अध्ययन यथार्थवाद के आधार पर होना चाहिए। यथार्थवाद के आधार पर होना चाहिए। तो देखिए, व्यवहारवादी मानते हैं, इसकी जो छठी विशेषता है उसमें ये मानते हैं कि व्यवहारवादी मानते हैं राजनीतिक विज्ञान से सभी समाज विज्ञानों का अध्ययन यथार्थवाद के आधार पर होना चाहिए। लेकिन केवल यथार्थवाद पर ही हम अध्ययन की बात नहीं कर सकते कि यथार्थवाद के आधार पर ही जो है वह अध्ययन नहीं हो सकता। अध्ययन में आदर्श जो है वो भी महत्वपूर्ण स्थान है, और अध्ययन में आदर्श को भी प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। तो ये केवल यथार्थवाद की बात करता है कि अध्ययन जो होना चाहिए वो यथार्थवाद के आधार पर होना चाहिए, लेकिन अध्ययन में यथार्थवाद के साथ साथ जो आदर्श है वो आदर्श भी महत्वपूर्ण होता है, और आदर्श के अनुसार भी जो है वह अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम अंतर अनुशासनात्मक उपागम की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर ये मानते हैं कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम जो है एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कि विभिन्न विषयों में आपसी सहसंबंध की बात करता है, आंतरिक संबंध की बात करता है, और इस प्रकार ये एक विषय का दूसरे विषय के साथ में सहसंबंध करते हुए इनमें आपस में जो है वह
महत्वपूर्ण रूप से घनिष्ठता की बात करता है। तो इस प्रकार अंतर विषयक उपागम समाज विज्ञान के सभी विषयों में आपस में घनिष्ठ संबंध मानते हुए इनमें सह संबंध पर महत्वपूर्ण रूप से बल देता है।